हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, द्रव्य का मापन। द्रव्य का मापन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्य की अविनाशिता का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य के परिमाण में न तो वृद्धि होती है और न वह घटता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल भार तथा रासायनिक अभिक्रिया से निर्माण होने वाले उत्पादों का कुल भार समान होते हैं। इसे ही हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। यहाँ पर दो वर्ड यूज हुआ है, अभिकारक और उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, पानी। ठीक है। तो ये एरो के पहले जो रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम अभिकारक। और एरो के बाद जो होता है वो क्या होता है, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आया आपको। ये जो इतना वाला भाग है एरो के पहले, ये बोला जाता है अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है। तो अब देखिए द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले जो भाग था, ठीक है, इसका मात्रा, इसका परिमाण जो है, अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसका मात्रा या उसका परिमाण समान होता है। मतलब द्रव्य का विनाश नहीं होता है, अविनाश। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले जो अभिकारक होता है वह उत्पाद के बराबर होता है, किसी उसका विनाश नहीं होता। इसी को बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक है। फिर से एक बार देख लिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य के परिमाण में न तो वृद्धि होती है और न तो कमी होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल भार, ठीक है, अभिकारकों का कुल भार रासायनिक अभिक्रिया से निर्माण होने वाले उत्पादों के कुल भार समान होते हैं। इसी को बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 4। ऑक्सीजन कितना है, 2। तो अभिकारक में हमने देख लिया हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। उत्पाद में देखते हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, हाइड्रोजन कितना है, 4 और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो अभिकारक और उत्पादक का परिमाण जो है वो समान रहता है। इसी को बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। किसी यौगिक में उसके घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। क्या है, किसी यौगिक में उसके घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। किसी यौगिक में उनके घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। यही है स्थिर अनुपात का नियम। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप उदाहरण ले लीजिए पानी के बारे में। ठीक है। शुद्ध जल का हम चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करें शुद्ध जल, उसका सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2 और
16 या 1 और 8 का होता है। इसमें देखिए शुद्ध जल हम चाहे किसी भी स्रोत से लें, कहीं से भी लें हम, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8। कैसे? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो इसको हम सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:8। तो हम किसी भी स्रोत से पानी लें, वहाँ पर पानी बनता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, और उसका अनुपात क्या होता है? भारात्मक अनुपात 1:8। इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ पर इसका अनुपात जो है स्थिर है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है? किसी यौगिक में उनके घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। इसी प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 है, 16 दूनी 32। ठीक है। तो 12 और 32 ये इसका भारात्मक अनुपात हो गया। अब इसको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:8। ठीक है। सिंपल करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 है, 16 दूनी 32 हो गया। इसको सिंपल करेंगे 3:8 आएगा। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड 32 और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। ठीक है। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम होता है कार्बन और 32 ग्राम क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इसका भारात्मक अनुपात स्थिर है। इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। तो किसी यौगिक में उसके घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? परमाणु, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। परमाणु होता कैसा है? ये नाभिक हो गया परमाणु का। ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इस तरह से परमाणु का आकार होता है। अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग आकार होता है। ये नाभिक हो गया। ठीक है। तो नाभिक में होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे ही। ठीक है। तो ऐसे ही ये परमाणु की संरचना है। ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। यह क्या होता है? उदासीन। तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित किया जाता है। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक और वाहतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। नाभिक है और ये बाहरी कक्षा है, तो नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की जो दूरी है यही क्या है? परमाणु की त्रिज्या है। ठीक है। तो स्वतंत्र परमाणु में परमाणु के नाभिक और उसके वाहतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या को हम किस में नापते हैं? नैनोमीटर में।
नैनोमीटर में हम परमाणु की त्रिज्या को नापते हैं। ठीक है, तो परमाणु के बारे में क्या पढ़ा आपने? परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके मूलभूत कण होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित की जाती है। परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को उसकी त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु की त्रिज्या को हम किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। ठीक है, आगे है परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास नंबर। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक नंबर तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अभी आपने पिछला देखा था, यहाँ पर नाभिक में इसके क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को इसके परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी है, उसको तो यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं। क्यों नहीं ऐड किए हैं? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो परमाणु का पूरा द्रव्यमान कहाँ पर होता है? उसकी नाभिक में होता है। और उसके नाभिक में होता क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान के लिए एकीकृत द्रव्यमान परिमाण उपयोग किया जाता है। इस परिमाण को हम डाल्टन कहते हैं। इसका संकेत क्या है? डाल्टन। इसका संकेत क्या है? ये संकेत है इसका। ठीक है, और इसका मान कितना होता है? 1 डाल्टन बराबर हो गया 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये इसका मान है 1.66। एक्चुअली 1.66 से आगे भी है, 1.66053904, तो हम इतने लिखे हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये 1 डाल्टन का मान है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में होता है उसकी पूरी मात्रा को उसका परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। और परमाणु द्रव्यमान के लिए एकीकृत द्रव्यमान या यूनिफाइड मास परिमाण का उपयोग किया जाता है। उसको हम लोग किस लिए लिखते हैं? डाल्टन को। और उसको कैसे लिखते हैं? यू से। ठीक है, और 1 डाल्टन का मान कितना होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12। फिर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 24। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 32। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35.5। कहने का मतलब अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया परमाणु द्रव्यमान। किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है उसके योगफल को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
तत्वों के रासायनिक संकेत, तत्वों के रासायनिक संकेत। ठीक है, तो जितने भी तत्व हमको ज्ञात हैं उनको अलग अलग संकेत के द्वारा हम बताते हैं। तत्वों के संकेत उनके नामों के पहले अक्षर अथवा पहले और दूसरे अन्य विशेष अक्षर द्वारा हम दर्शाते हैं। जैसे तत्वों के नामों के पहले अक्षर से बनने वाले तत्व, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले हम H से लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन C से लिखते हैं, तो कार्बन का संकेत क्या है? C। नाइट्रोजन को हम किससे लिखते हैं? N से, तो नाइट्रोजन का संकेत क्या है? N। तो ये कौन सा थे? तत्वों के नामों के पहले अक्षर से बनने वाले शब्द, पहले अक्षर से बनने वाले शब्द हैं। हाइड्रोजन H से होता है तो इसका संकेत H, कार्बन C से लिखते हैं तो इसका संकेत C, नाइट्रोजन N से लिखते हैं इसका संकेत N। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको पहले और दूसरे अल्फ़ाबेट से हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम को हम किससे लिखते हैं? Ca। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? कैल्शियम को कैल्शियम। ठीक है, तो हम C से लिख रहे हैं Ca। ये देखो, दो पहला और दूसरा अक्षर मिला करके Ca कैल्शियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी है एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं Al। तो एल्यूमिनियम को हम कैसे लिखते हैं? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा अक्षर क्या है? Al, तो हम इसका संकेत लिख दिए Al से। अगला है हीलियम को He से लिखते हैं। हीलियम को हम लिखते कैसे हैं? HELIUM, हीलियम। तो यहाँ पहला दूसरा अक्षर से बन गया हीलियम। तो यहाँ पर क्या हुआ? तत्वों के नामों के पहले तथा दूसरे अक्षर से, पहले तथा दूसरे अक्षर से। कैल्शियम को Ca पहला और दूसरा अक्षर से बन गया कैल्शियम। एल्युमिनियम का Al इसका संकेत हो गया। हीलियम He इसका संकेत हो गया। ठीक है, और तरीके से इसे लिखते हैं। तत्वों के नामों के पहले तथा तीसरे अक्षर से भी संकेत बनते हैं। जैसे कैडमियम, कैडमियम को हम लिखते हैं Cd। इसको लिखते कैसे हैं? CAD, कैडमियम। यहाँ देख रहे हैं पहला अक्षर और तीसरा अक्षर उससे मिलके बन गया कैडमियम। ठीक है, इसके अलावा भी है मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg। इसको कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम, पहला अक्षर और तीसरा अक्षर उससे बन के हो गया मैग्नीशियम। ऐसे क्लोरीन का भी है Cl, क्लोरीन पहला अक्षर तीसरा अक्षर, तो एक किससे बन गया है? पहले तथा तीसरे अक्षर, पहले तथा तीसरे अक्षर। ठीक है, तो तत्वों के संकेत जो है ऐसे लिखते हैं। कहीं कोई किसी भी तत्व का पहले अक्षर से संकेत आता है, किसी का पहले और दूसरे अक्षर से आता है, किसी का पहले और तीसरे अक्षर का आता है। ऐसे ही अलग अलग तत्वों का अलग अलग संकेत होता है। ठीक है, आगे है अणु क्या होता है। अणु, या इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था। तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के संयोग द्वारा अणु का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से
अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग द्वारा अणु का निर्माण होता है। कुछ तत्व एक परमाणुविक होते हैं, कुछ तत्व बहुपरमाणुविक होते हैं। कुछ तत्व एक परमाणु वाले अणु के बन होते हैं, कुछ तत्व बहुपरमाणु वाले अणु से के होते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग द्वारा अणु का निर्माण होता है। अभी अणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी अणु में समाविष्ट सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल को उस अणु का अणु द्रव्यमान कहते हैं। अणु द्रव्यमान को भी हम डाल्टन के द्वारा बताते हैं। ठीक है, डाल्टन। तो अणु द्रव्यमान क्या हुआ? किसी अणु में समाविष्ट सभी परमाणु, अभी किसी भी अणु में जितने भी परमाणु होते हैं उनका सबके परमाणु द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे तो अणु द्रव्यमान बन जाएगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं पानी का। पानी का एक अणु है, इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? हाइड्रोजन के परमाणु हैं और ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, तो इनके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो हाइड्रोजन का अणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। चूँकि दो है परमाणु तो यहाँ पर हो गया 2 धन। ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, तो 16, 2 और 16 मिलकर कितना हो गए? 18। ठीक है, तो पानी का अणु द्रव्यमान कितना हो गया? 18। पानी का अणु द्रव्यमान बराबर 18 कैसे हुआ? क्योंकि पानी को हम लिखते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है 16 और 2 16 मिलकर 18, इसलिए पानी का अणु द्रव्यमान 18। तो अपने अणु द्रव्यमान बताया था कि किसी अणु में समाविष्ट सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल को, तो इसमें जो परमाणु हैं इनके परमाणु द्रव्यमान को हमने जोड़ दिया तो हमको अणु द्रव्यमान मिल गया। एक उदाहरण आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अणु द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन है 12, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है 16, चूँकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो हो गया 32। 16 और 32 मिलकर कितना हो गया? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान कितना हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान बराबर 44। ठीक है, तो अणु द्रव्यमान क्लियर हो गया। किसी अणु में समाविष्ट सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल को उस अणु का अणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोल, या इसको लिखते हैं MOLE, मोल। ठीक है, मोल क्या होता है? किसी पदार्थ का 1 मोल अर्थात उस पदार्थ के ग्राम इकाई में व्यक्त किए गए परमाणु द्रव्यमान अथवा अणु द्रव्यमान के डाल्टन में मान के बराबर होता है, अर्थात वही द्रव्य का 1 मोल होता है। जैसे ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान कितना है? 32। ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं? O2, तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और 2 है तो हो गया 32। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान 32 है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का अर्थ 1 मोल ऑक्सीजन होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर क्या होता है? 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन हो गया ये। तो मोल क्या हो गया कि किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ के ग्राम इकाई में व्यक्त किया गया परमाणु द्रव्यमान अथवा अणु द्रव्यमान के डाल्टन में मान के बराबर होता है। आपने एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान है 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ? 1 मोल ऑक्सीजन। कार्बन का अणु द्रव्यमान कितना होता है? 12,
कार्बन का अणु द्रव्यमान होता है 12। तो 12 ग्राम कार्बन का अर्थ 1 मोल कार्बन होता है। 12 ग्राम कार्बन बराबर क्या होगा? 1 मोल कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल कार्बन होता है। ठीक है। तो पदार्थ के मोल की संख्या हम कैसे निकालते हैं? पदार्थ के मोल की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु द्रव्यमान, पदार्थ का अणु द्रव्यमान। ओके। तो पदार्थ के मोल की संख्या n क्या होती है? पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु द्रव्यमान। तो आपने मोल देखा। आगे हम देखेंगे आवागाड्रो संख्या। आवागाड्रो संख्या या आवागाड्रो नंबर, ये क्या होता है? किसी परमाणु या अणु के 1 मोल में सदैव 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणुओं या अणुओं का समावेश होता है। कितना? 6.022 गुणे 10⁻23। ठीक है। तो किसी परमाणु या अणु के 1 मोल में सदैव 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु या अणु का समावेश होता है। इस संख्या को हम लिखते हैं आवागाड्रो संख्या। इसको हम लिखते कैसे हैं? Na। ठीक है। तो पानी के 18 ग्राम अर्थात 1 मोल में पानी के कितने अणु होते हैं? 6.022 गुणे 10⁻23। तो पानी के 18 ग्राम अर्थात 1 मोल में पानी के कितने अणु होते हैं? 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है। तो आवागाड्रो संख्या क्या था? किसी परमाणु या अणु के 1 मोल में सदैव 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणुओं या अणुओं का समावेश होता है। इस संख्या को आवागाड्रो संख्या कहते हैं। इसे हम Na द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। पानी के 18 ग्राम अर्थात 1 मोल में कितने पानी की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23। ठीक है। ऐसे ही आप निकाल लोगे कि कार्बन का था, यहाँ पानी का था ना, ऑक्सीजन। तो पानी के 18 ग्राम अर्थात 1 मोल में पानी के अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा? हमने द्रव्य का मापन पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा द्रव्य की अविनाशिता का नियम। फिर आगे पढ़ा हमने स्थिर अनुपात का नियम। फिर हमने परमाणु के बारे में पढ़ा, उसका द्रव्यमान कैसे होता है, उसका त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु की त्रिज्या को हम कैसे नापते हैं, नैनोमीटर से, हमने इसको पढ़ा। फिर परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या योगफल को हम उसका परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। डाल्टन के बारे में पढ़ा, अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तत्वों का रासायनिक संकेत हम कैसे लिखते हैं, पहले अक्षर द्वारा, पहले दूसरे, पहले तीसरे या अन्य तरह से। फिर हमने पढ़ा अणु के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में।
फिर अणु द्रव्यमान के बारे में हमने पढ़ा, डाल्टन। फिर पानी का अणु द्रव्यमान 18 है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान 44 है। ये सब कैसे होता है हमने पढ़ा। फिर मोल के बारे में हमने पढ़ा। ओके, उसके आगे हमने पढ़ा फिर आवागाड्रो संख्या कि किसी परमाणु या अणु के 1 मोल में सदैव 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। ओके, थैंक यू।